हेलो गाइस, वेलकम टू रॉनी ट्यूटोरियल। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों, थोड़ा न्यू सब्जेक्ट है, यूनिक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करने वाले हैं लॉ के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं पूरा बेसिक बताने वाला हूँ। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। देखो दोस्तों, एकदम नया नाम है जूरिस्प्रूडेंस। बच्चों को नाम से डर लगने लगता है कि जूरिस्प्रूडेंस आखिर होता क्या है। पर मैं आपको बता दूं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ये जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ना, देखो फार्मास्यूटिकल मतलब कहीं ना कहीं फार्मेसी से रिलेटेड है, पर जूरिस्प्रूडेंस क्या है? तो देखो, जूरिस्प्रूडेंस इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जूरिस्प्रूडेंटिया। ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये दो वर्ड से बना है। पहला है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंटिया। देखो यहां पर मैंने लिखा है, पहला है जूरिस, दूसरा है प्रूडेंटिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। मतलब अगर मैं इसको मेरे हिसाब से डेफिनेशन बनाऊं या मेरे समझने के हिसाब से मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या होगा? मीन्स जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम किसका नॉलेज देने वाले? लॉ का। मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें किसकी जानकारी देने वाले है? लॉ की। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। क्योंकि देखो, अगर आपने एक मेडिकल स्टोर खोला है तो आपको वो सारे प्रोसेस पता होना चाहिए कि भाई लाइसेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं ये गलत काम करता हूं या दवाइयों के साथ, मुझे ये दवाई देना नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूं, मैं ब्लैक पे चला रहा हूं, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको इसका ऑफेंस, इसका पेनाल्टीज आपको समझना है। अभी देखो यहां पर मैंने लिखा है नॉलेज ऑफ लॉ। तो आपको इतना समझ गया कि जूरिस्प्रूडेंस में आप किसकी स्टडी करने वाले हैं? लॉ की। जब इसको धीरे धीरे सीखोगे तो आपको समझ आएगा आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो फार्मास्यूटिकल लॉ है, वो किस तरीके का है। फिर यहां पर मैंने लिखा इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पेनाल्टीज एंड ऑफेंस। पेनाल्टीज एंड ऑफेंस का मतलब पहली बात सुन लो, ये ऑफेंस और ये पेनाल्टीज। ये जो ऑफेंस है ना, इसका मतलब होता है अपराध, और ये पेनाल्टीज का मतलब होता है दंड। मतलब अगर आपने कुछ अपराध किया है, कुछ गलत किया है, तो उसके ऊपर आपको दंड तो मिलना चाहिए ना। तो ये जो हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, इसने क्या किया है, एक ऐसा लॉ बनाया है फार्मास्यूटिकल के तहत कि जिसके वजह से अगर कोई व्यक्ति अगर रूल के अगेंस्ट में जाता है, अगर आपको बोला गया है कि भाई आप किसी भी मेडिसिन को इतने रुपए में ही बेचो और आप चीटिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या, आप अपराध कर रहे हो, आप रूल के अगेंस्ट में जाते हो, तो ये क्या हो गया? अपराध हो गया। और अगर आप उस अपराध को करते हैं तो आपको क्या भरना पड़ता है? पेनाल्टीज, दंड। एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, ट्रैफिक। अभी आपके पास, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, तो आपके पास कंपलसरी क्या होना चाहिए? हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी के पेपर्स होना चाहिए, इवन आपके साथ साथ लाइसेंस होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। पर आप तो राइडर हो, चले जाते हो, तो ट्रैफिक पुलिस अगर आपको कभी पकड़ लेता है तो वो क्या बोलता है? आपने क्या किया है? अपराध। आपको लाइसेंस लेके आना चाहिए था, आपको हेलमेट साथ में रखना चाहिए था, आपने नहीं रखा, मतलब आपने क्या किया? अपराध। बाद में बोलेंगे भाई 200-300 रुपए देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका क्या है? दंड है। तो आपको समझा होगा कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम लॉ की स्टडी करेंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान। हमारे भारत में उस विधान का इंपॉर्टेंट क्या है, आज हम देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। देखो, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके नाम में ही मीनिंग छुपा है। ये जो मैंने चैप्टर का नाम लिखा ना, इसमें इसका मीनिंग छुपा है कि भाई इसमें क्या होने वाला है। अभी देखो, फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी से बात हो रही हो,
लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधान, विधान का अगर मैं दूसरा बात बोलूं तो नियम। हमारे भारत में फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन आने की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो, पहले के जमाने में राजा महाराजा के समय में कोई फार्मेसी नहीं हुआ करता था, वहां पर वैद्य हुआ करते थे जो जड़ी बूटी दिया जाता था और उसे वो खा के ठीक होते थे और बाद में ठीक होने के साथ साथ उम्र के साथ ऊपर चले जाते थे। बट समय के साथ साथ लोग बहुत स्मार्ट होने लग गए, धीरे धीरे छोटी छोटी हॉस्पिटल्स बनने लग गए, बनने के साथ साथ हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए फार्मेसी भी बनते गई। तो फार्मेसी तो बनती गई, तो एक रूल लाना बहुत जरूरी था। कोई भी सिस्टम बना रही है, कोई भी सिस्टम है तो उसमें रूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूल के हिसाब से काम करोगे तो हर चीजें सही होगी और अगर अपने हिसाब से काम करोगे तो कुछ चीजें गलत भी हो सकती है। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन एक कमिटी है, एक कमिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक कमिटी जिसमें बहुत से लोग हैं, अलग अलग पोस्ट मिला है। उस कमिटी के लोगों को क्यों हमने कमिटी बनाई है वो आज हम देखते हैं। उसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू एंश्योर दैट, एंश्योर का मतलब होता है जांचना, पता करना कि द पेशेंट रिसीव द ड्रग, जो भी पेशेंट है वो जब कोई भी ड्रग लेता है तो वो उससे पहले ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, मतलब जो भी पेशेंट है अगर कोई ड्रग ले रहा है तो वो एक क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी, हाँ, क्योंकि कुछ दवा अगर 200 मिलीग्राम होना चाहिए तो वो 200 मिलीग्राम ही होना चाहिए। हाँ, अप्रोच 1.199 मिलीग्राम भी रहा तो भी चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला 200 मिलीग्राम, है ना, ये इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए उस दवा की, पर आपने बना दिया 208 या 210 मिलीग्राम, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, आपकी जो टेस्टिंग है वो फेल हो जाएगी। मतलब ये जो कमेटी बनाने का प्लानिंग क्या था कि भाई जो भी ड्रग है अगर वो पेशेंट ले रहा है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी की है कि नहीं वो चेक करने के लिए, मतलब बराबर क्वांटिटी या क्वालिटी की है कि नहीं वो देखने के लिए। टेस्टेड, जो भी दवा है वो टेस्ट की है कि नहीं, बहुत टेस्टिंग होती है मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले, वो की है कि नहीं। इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी, इवेल्युएटेड फॉर सेफ्टी का मतलब क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कोई भी मेडिसिन मार्केट में आने से पहले उसका टेस्टिंग कैसा, कौन से पैमाने पर होगा। देखो, जो एनिमल्स वगैरह पे होते हैं उस पर टेस्टिंग किया जाता है। जैसे कि कोरोना के समय में जो वैक्सीन बन रही है, पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन पे ट्रायल करने से पहले जानवरों पे ट्रायल करते हैं, जानवरों को ट्रायल करने का हम ह्यूमंस पे ट्रायल करते हैं। मतलब क्या होता है, हम इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब होता है जांचना, जांच पड़ताल करके उसमें से छांट के निकालना कि भाई हाँ ये चीजें सही है और ये चीजें सही नहीं है। जो चीजें सही है उसको ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन सपोर्ट करता है और जो सही नहीं है उसको वो टाटा बाय बाय करता है। फिर आता है इफिकेसी, जो भी ड्रग आप ले रहे हो वो असरदार है कि नहीं। इफिकेसी का मतलब होता है असरदार। तो मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का काम क्या होता है कि वो जांचती है कि भाई जो भी आप ड्रग बना रहे हो पेशेंट के लिए वो रिक्वायर्ड क्वालिटी या रिक्वायर्ड क्वांटिटी की है या नहीं, या वो जो ड्रग है वो टेस्टिंग की गई है कि नहीं, या उसका इवेल्युएशन हुआ है कि नहीं। फिर साथ साथ उसकी इफिकेसी को भी जांचने वाला का काम किसका होता है? फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की कमिटी का। तो ये तो था पर्पस। इसका पर्पस एक और क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ सोसाइटी। मतलब ये बनना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। तो ये तो था पर्पस। अभी मैं दोस्तों एक बार फिर से बताऊंगा कि ये पर्पस वगैरह को अच्छे से समझो, क्योंकि आगे जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं और इसे अगर इसका आपको बेसिक क्लियर है तो आगे का फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सबका बहुत इजी जाएगा। अब ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत। ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की जो कमिटी बनी वो कहां से शुरुआत हुई उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के मिस्टर बाथगेट जो थे 1811 में उन्होंने क्या किया, इस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की शुरुआत की, जहां पर लोग ने किसी भी ड्रग का उसका क्वालिटी चेक किया, क्वांटिटी चेक किया, बहुत सारे टेस्टिंग किए, इवेल्युएशन की, उसकी इफिकेसी चेक की कि वो हमारे बॉडी के लिए सही है या नहीं। तो इन्होंने ना अपना जो वर्क है ना
कलकत्ता पे कलकत्ता की जगह में उन लोग ने वहां पर टेस्टिंग की थी। फिर उसके बाद में आता है मिस्टर स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एंड कंपनी। इन्होंने क्या किया था 1821 में ये लोग ने फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को बढ़ाया था। शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए स्मिथ गए बरोबर 10 साल के बाद। फिर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी जो कि 1901, और ये जो है ना वो हमारे इंडिया के ही हैं, कलकत्ता के ये भी। मतलब जो मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग है, जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की कमेटी की जो शुरुआत है, ये कहीं ना कहीं इंडिया में कलकत्ता की साइड में हुई है। फिर उसके बाद प्रोफेसर टी के गजर 1903, ये भी बड़ौदा के ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्पस तो लोगों को पता चल गया। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी से। उसको सपोर्ट किया स्मिथ ने, बाद में आचार्य जी ने, बाद में टी के गजर ने। तो ये था पर्पस, ये था ओरिजिन। देखो अगर आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो इस पर्पस को तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओरिजिन तो सिर्फ अगर आप आगे कोई एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए तो प्लीज इसके ओरिजिन को समझिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर अपने चारों का नाम भी याद रखा, उसके ईयर भी याद रखे, तो आपको वो एग्जाम भी इजी जाएगा। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है डीईसी। डीईसी का मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ये कमेटी बन गई, बट इन कमेटी ने भी क्या बनाया? एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी। नाम में सब कुछ है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी मतलब कोई ड्रग की इंक्वायरी करने वाली कमेटी को बनाया। चलो उसे डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो स्टार्ट। अब चलते हैं हमारे आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डीईसी। डीईसी का मतलब होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी को हम चोपड़ा कमेटी भी बोलते हैं। क्यों चोपड़ा कमेटी बोलते हैं? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो बाहर की जो कंट्री है वो क्या कर रही थी? हमारे इंडिया में ड्रग इंपोर्ट तो कर रही थी, बट वो सुपीरियर नहीं थी, इंफीरियर क्वालिटी की थी। इंफीरियर मतलब होता है बैड क्वालिटी वाला, चिपर क्वालिटी वाला, मतलब जो जिसकी जो क्वालिटी है बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो कमेटी है ये क्यों बननी पड़ी? कि क्या होता था कि ऐसे अगर दवाई अगर हमारे इंडिया में आती रही तो यार हमारे लोग तो बीमार पड़ते जाएंगे। दवाई इसीलिए लिया जाता है कि ठीक होना है, बट ये दवा तो हमारे पर असरदार नहीं कर रही है, बल्कि हमें ही हार्म कर रही है, हम पर ही पलटवार कर रही है। तो लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट को फोर्स किया, भाई अब एक ऐसी कमेटी बनाओ, अब ऐसा कमेटी बनाओ जिसमें जब कोई ड्रग बाहर से आए तो उसका सबसे पहले उसका टेस्टिंग होना चाहिए कि भाई ये दवा हमारे लिए सही है कि नहीं। टेस्टिंग के साथ साथ उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। इवेल्युएशन का मतलब क्या? कि भाई जांचना कि भाई ये गोली हमारे लिए सही है कि नहीं। पहले टेस्टिंग, दूसरा इवेल्युएशन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इफिकेसी, कि वो हमारे बॉडी पे असरदार है या नहीं। तो जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में देख लिया। तो ये डीईसी इसलिए बना गया आगे चल के कोई भी आपस में जो दो देशों का अगर एक्सचेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या आपस के स्टेट में अगर कोई भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये कमेटी कहीं ना कहीं उनको बताएगी, सजेस्ट करेगी कि आपको क्या करना है। तो ये जो इंपोर्ट वगैरह हो गया, इसका कुछ तो रूल होना चाहिए जिसकी वजह से हर एक सिस्टम सही चले। तो ये जो डीईसी है ये किसके चेयरमैनशिप में बनी? आर.एन. चोपड़ा के 1931, मतलब जो डीईसी है 1931 में बनी। किसके अंडर में? आर.एन. चोपड़ा जी ने। तो आर.एन. चोपड़ा जी ने कमेटी बना तो दी, बट इन डीईसी कमेटी का काम क्या है? ये लोग हमें ना रेकमेंड करते, सजेशन देते कि भाई हमें क्या करना है। तो इन्होंने कुछ सजेशन यहाँ पर दिए हैं, मैं वो सजेशन आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट को कुछ ऐसे सजेशन दिए हैं जो अगर आपने इन्हें स्टैब्लिश किया, इसको फॉलो किया, तो आगे चल के मेडिकल सेक्टर आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। तो उसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जिसको हम बोल सकते हैं CPC, एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं SPC। ये जो इन दोनों को बनाने का रीजन क्या है? इनको फॉर्म करने का रीजन क्या है? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मतलब सेंट्रल, मतलब पूरे भारत का एक मेन काउंसिल होना चाहिए, और स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट का अपने फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। ये बनाने का रीजन ये है कि ये लोग क्या करेंगे?
which would look after the एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल। ये जो काउंसिल है ये कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उनके ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे। जो भी लोग फार्मेसी में जाना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने वाले कौन सी काउंसिल है? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मतलब इनका काम पूरा यही है कि एजुकेशन पे ध्यान दो और उनके ट्रेनिंग पर साथ ही साथ इन्हें क्या करना है? This council will maintain register containing name and address of registered pharmacist। देखो दिन पे दिन सालों साल हर साल में बहुत सारे फार्मासिस्ट निकलते हैं। तो ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, क्या करती है? ऐसी रजिस्टर बनाती है जिसमें हर साल जितने भी फार्मासिस्ट बनते हैं नए नए, उनका नाम दिया जाता है, उनका लाइसेंस नंबर लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड है क्रिएशन। पहला फॉर्म किया सीपीसी एंड एसपीसी, अब है क्रिएशन, फिर से बनाना। क्या? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका हम बोल सकते हैं डीसीडी, एट सेंटर विद ब्रांचेस इन ऑल स्टेट। एक पूरे भारत में एक सेंटर पकड़ो जहां पर आप क्या करोगे? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को बनाओगे और हर स्टेट में उसका ब्रांचेस बनाओगे। ये उनका सेकंड रिकमेंडेशन था। थर्ड है स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप्ड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सीडीएल, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का बोल सकते हो सीडीएल, विद एक्सपर्ट स्टाफ। ये लोग क्या बोला, इन्होंने क्या रेकमेंड किया? आप एक ऐसा लेबोरेटरी बनाओ, एक ऐसा लैब बनाओ जहां पर सारे इक्विपमेंट हो, जहां पर आप क्या कर सकते हो? किसी भी ड्रग की क्वालिटी, क्वांटिटी भी चेक कर सकते हो, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसका एफिकेसी कर सकते हैं। तो ये और अच्छे स्टाफ भी आप रख सकते हो। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। नाम में सब कुछ दिया। एडवाइजरी बोर्ड का काम ही है एडवाइस देना। किसको? टू एडवाइज द गवर्नमेंट को एडवाइस देना इन मेकिंग रूल्स। मतलब हर साल ना कहीं नए नए ऑफेंस आ रहे थे, नए नए अपराध बढ़ते जा रहे थे दवाई को लेकर। तो इन लोगों ने क्या, ये लोग समझ नहीं पाते थे कि हमें पेनल्टीज क्या लगाना है, रूल्स क्या लगाना है। तो एडवाइजरी बोर्ड कहीं ना कहीं क्या करती है? हमारे गवर्नमेंट को बताती है, सपोर्ट करती है कि आपको इस समय कौन सा रूल लागू करना है। फिर उसके बाद में आता है द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया शुड बी डेवलप। उस समय ड्रग इंडस्ट्री तो थी पर डेवलप इतनी नहीं थी, और बहुत जगह तो हमारे भारत में इतना जगह रहने के बाद भी इंडस्ट्री बनी नहीं थी। तो लोगों ने क्या किया? प्रमोट किया गवर्नमेंट की कि आप ऐसी इंडस्ट्री बनाए जो हमारे भारत को सपोर्ट करे। फिर सेटिंग ऑफ लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेट टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। मतलब आपको क्या करना है? अलग अलग हर स्टेट में एक मेन लेबोरेटरी बनाओ जहां पर आप किसी भी ड्रग की क्वालिटी चेक करो, जिसके वजह से पहले क्वालिटी चेक हो गई, बाद में टेस्टिंग किया, बाद में इवेल्युएशन किया, बाद में एफिकेसी चेक करके मार्केट में ला। फिर इसके बाद में सेटिंग ऑफ कोर्सेज फॉर ट्रेनिंग इन फार्मेसी। अब फार्मेसी करना है तो उसके लिए कोर्स तो पहले बनाओ। मेडिसिन में घुसना है तो पहले कोर्स बना। तो ये जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी है 1931 में ही क्या बोली कि हमें कोर्स बताएंगे जहां पर लोग उस पर फार्मेसी पर ट्रेनिंग कर पाएंगे, जैसे कि आज है डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म। फिर है प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फार्मेसी। वो लोग ने क्वालिफिकेशन डिसाइड किया फार्मासिस्ट के लिए। तो ये जो डीसी है ना, ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया? रेकमेंड का मतलब होता है सजेशन किया। किसको? हमारे गवर्नमेंट को, कि भाई आप अगर इस पे फोकस करेंगे तो आगे चल के हमारा भारत इस मेडिकल सेक्टर में तो बहुत ही आगे जाएगा। दोस्तों ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है और नॉर्मली डी फार्म के सेकेंड ईयर डी फार्म में एग्जाम में ये क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछा ही जाता है। होप सो गाइस आपको मेरा ये पार्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मेरे जूरिस्प्रूडेंस का ये वाला लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के भी लिंक्स दे दिए हैं जहां पर आप जाकर आपके फार्मेसी के डाउट को क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी बात का डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां पर आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।